पिछले एक हफ्ते से बाजार में जो तेजी दिख रही थी, मैं सोच ही रहा था कि इस बाजार को एक काला टीका लगा देना चाहिए, कहीं इसको किसी की नज़र न लग जाए। और हुआ भी यही, काला टीका तो नहीं लगा लेकिन नज़र ज़रूर लग गई। और हफ्ते का आखिरी दिन बाजार ऐसे गोता लगाया मानो कि जितनी भी तेजी थी एक हफ्ते की सारी धुल न जाए। हालांकि थोड़ा सा संभला भी, लेकिन जिस वजह से गोता लगाया वो वजह अभी बना हुआ है। वह है पहलगाम में आतंकी हमले के बाद भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव है उसको लेकर तरह तरह की अटकलें चल रही हैं। उन अटकलों से बाजार सहमा हुआ है। अब सवाल उठता है कि अटकलों से बाजार का सहमना कितना लाजमी है या फिर सिर्फ एक फियर है, हकीकत में कुछ ऐसा होने नहीं जा रहा है। और ऐसे में जिन लोगों ने ये सोचकर पैसा नहीं लगाया था कि बाजार और गिरेगा तो लगा देंगे, तो इस तरह के जो शॉर्ट टर्म फियर फैक्टर आ रहे हैं उससे क्या फ़ायदा उठाया जाए, पैसा लगा दिया जाए, एक सवाल ये भी है। और दूसरा, इससे पहले जो टेंशन थी ना यूएस इंडिया वाली, वो भी काफ़ी हद तक खत्म होती दिख रही है। यूएस ने कहा कि सबसे पहला डील करेंगे तो इंडिया के साथ करेंगे, लगभग तय है। तो एक अच्छी बात निकल कर सामने आ रही है, तो वो टेंशन भी ख़त्म है। तो बाज़ार इसको कैसे ले। और तीसरी चीज़ कि पिछले एक हफ्ते से आईटी सेक्टर ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। अब जिसको आईटी को हम लोग विलेन मान के चल रहे हैं, तो वो भी क्या अब आ गया है, पैसा लगाने का समय आ गया है। तो दो तीन चीज़ें हैं जो बाज़ार में निवेशक जानना चाहते हैं, एक आम दर्शक जानना चाहता है जो पैसा लगा करके बाज़ार में बैठा है या लगाना चाहता है। तो आज आवाज़ अड्डा में इसी पर करेंगे चर्चा। और नमस्कार, मैं हूँ लक्ष्मण रॉय और हमारे साथ शो में इस बार एक स्पेशल गेस्ट शामिल हो रहे हैं। वो हैं पूर्व डिप्लोमेट एम्बेसडर प्रभु दयाल साहब। इनको बुलाने का मुख्य मकसद ये है कि ये कराची में ही पोस्टेड रहे हैं। इनकी बड़ी मशहूर किताब एक है कराची हलवा, वो बहुत ही फेमस रहा है, जो वहाँ के पॉलिटिक्स पर लिखा गया था। तो इनको बुलाया है ताकि बाज़ार के दिग्गजों के सामने बता सकें कि आखिर हो क्या सकता है। और इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं सुनील सुब्रमण्यम साहब, पाइपर सेरिका के फाउंडर एंड फंड मैनेजर हैं अभय अग्रवाल साहब, एनसीड कैपिटल के मैनेजिंग पार्टनर हैं अनुराग सिंह जी, और इक्वेंटिस रिसर्च और रैंकिंग के सीईओ जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब हमारे साथ हैं। आप सभी मेहमानों का हमारे शो में स्वागत है। आप सभी को मेरा बहुत बहुत नमस्कार। तो शुरुआत मैं करना चाहूँगा सबसे पहले प्रभु दयाल साहब आपसे। वैसे तो बाज़ार, शेयर बाज़ार को आप पता नहीं कितना करीब से देखते हैं, लेकिन आज बाज़ार में बड़ी हफ्ते का आखिरी दिन बड़ी उथल-पुथल रही। बाज़ार को डर है कि पता नहीं क्या हो जाएगा इस टेंशन में। भारत पाकिस्तान के बीच युद्ध हो जाएगा क्या, युद्ध होगा तो कहाँ तक जाएगा, या फिर बालाकोट हमला या फिर सर्जिकल स्ट्राइक तक आके हम लोग रुक जाएंगे। तो ये जो डर है, ये डर कितना जायज़ है। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा कि आखिर हो क्या सकता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ने तो साफ तौर से कह दिया कि जो भी ज़मीन बची खुची उसको भी हम नस्त नाबूद कर देंगे आतंकवादियों की। आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपने शो में बुलाने के लिए। मैं पहले तो अपनी किताब कराची हलवा का थोड़ा सा जिक्र करना चाहूँ। मैं हम्म, कराची में पोस्टेड था अर्ली 1980s में, और ये हम्म, किताब मेरे तजर्बों पे आधारित है। देखिए, हम्म, पाकिस्तान की बातें तो बड़ी मीठी होती थी, जियाउल हक साहब बड़ी मीठी मीठी बातें करते थे, लेकिन असलियत में वो कुछ और हरकतें करते थे। तो इसीलिए मैंने इसका नाम कराची हलवा रखा, क्योंकि कराची हलवा बड़ा मीठा होता है लेकिन मुझे हजम नहीं होता। पाकिस्तान की हरकतें बिल्कुल इसी तरह से थी। अब देखिए, आपने ये सही कहा कि बाजार में उथल पुथल है, और जहां तक मैंने आज पढ़ा है, स्टॉक मार्केट में गिरावट देखी गई है। और इसकी वजह यह है कि जो भारत और पाकिस्तान के बीच जो तनाव बढ़ रहा है, तो इन्वेस्टर्स जो हैं वो परेशान है कि क्या होगा। लेकिन देखिए, मैंने तो हमेशा से देखा है कि पाकिस्तान भारत के प्रति तनाव के रिश्ते पैदा करना चाहता है, हमेशा टेंशन चाहता है, क्योंकि पाकिस्तान को नहीं पचता कि भारत की इकोनॉमी अच्छा करे। जब हमारी इकोनॉमी अच्छा करती है तो उनको ये नागवार होता है। उनकी तो इकोनॉमी बिल्कुल बद से बदतर होती जा रही है। आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन कितनी खराब है, और जब वो देखते हैं भारत की तरफ तो उनको बड़ी इस बात पे आपत्ति होती है। और देखिए, पाकिस्तान की एक कोशिश रहती है कि किस तरह से भारत को नुकसान पहुंचाया जाए, उसकी पॉलिटिकल सिचुएशन खराब हो और उसकी इकोनॉमिक नीचे जाए। और इसीलिए ये पाकिस्तानी कहते थे कि वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स। इनकी पॉलिसी तब भी यही थी जब मैं पाकिस्तान में था, और आज भी यही, कोई बदलाव नहीं है। और वहां पर जो आर्मी है वो ही पूरा कंट्रोल करती है।
और आर्मी जो है वो इंडिया के प्रति बहुत घृणा रखती है। तो हमको ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि वो हमेशा से ही ऐसा करते आए हैं कि भारत का नुकसान हो। लेकिन हमें अपना नुकसान नहीं होने देना चाहिए, हमें घबराना नहीं चाहिए कि हमारा स्टॉक मार्केट गिर जाएगा वगैरह। अब देखिए, भारत सरकार कुछ जवाबी कार्रवाई ज़रूर कर रही है और करती रहेगी। जो अभी जो स्टेप्स अनाउंस किए गए हैं, ये एक इनिशियल पैकेज है। हमने कहा हम इंडस वाटर ट्रीटी को अबेयंस में रख देंगे, अटारी बॉर्डर बंद रखेंगे, पाकिस्तान हाई कमीशन का साइज कम कर देंगे, जो सार्क वीजा पे आए थे लोग, उनके वीजा कैंसिल हो, वो वापस जाएं, पाकिस्तानी हमारे यहाँ से सब वापस जाएं। और हमने ये भी कहा कि नेवल अटैचे, मिलिट्री अटैचे वगैरह जो है यहाँ से पर्सनल नॉन ग्राटा है, वापस जाएं, पाकिस्तान हाई कमीशन का साइज कम हो। इसकी वजह क्या है? देखिए, यहाँ पाकिस्तानी जो भी हैं स्थित हाई कमीशन में और बहुत से जो प्राइवेट आते हैं, वो एंटी इंडिया एक्टिविटीज करते हैं। पाकिस्तान हाई कमीशन को मैं कहता हूं ये एक डेन ऑफ स्पाइस है, जासूसों का अड्डा। हम क्यों ऐसी जासूसी होने दें? हमने इसी वजह से इसका साइज कम किया है, लेकिन इससे हमारे इन्वेस्टर्स को परेशान नहीं होना चाहिए। भारत सरकार तो वही कदम उठा रही है जो देश के लिए अच्छा है। अब बात ये उठ रही है प्रभु कि दयाल क्या साहब, इसमें मैं मिलिट्री थोड़ा सा एक सवाल और जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि जी आपने कहा कि आप कराची में रहे भी हैं और एम्बेसडर भी रहे हैं, तो आपको काफ़ी तजुर्बा है। तो अभी के हालात में जिस जंक्शन पे हम लोग खड़े हैं, भारत पाकिस्तान के बीच जो तनाव जैसे हालत है, तो उसके क्या स्टेप आप देख सकते हैं, क्या हो सकता है, अधिक से अधिक कहाँ तक जा सकते हैं ये तनाव? क्या देखिए, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट हमला जैसा तक रहेंगे, या फिर युद्ध जैसे हालात हो सकते हैं? क्योंकि बाजार यही जानना चाहता है। देखिए, मेरा ये मानना है कि ऑल ऑप्शंस आर ऑन द टेबल। और अगर गवर्नमेंट कोई मिलिट्री एक्शन प्लान कर रही है, जैसे सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट स्ट्राइक, तो पहले से अनाउंस नहीं करेगी। मिलिट्री एक्शन पहले किया जाता है, बाद में उसके बारे में पब्लिक में या मीडिया में कहा जाता है। पहले उसका जिक्र नहीं किया जाता है। हम अनुमान लगाएंगे, हम अनुमान लगा रहे हैं सब लोग, मीडिया में भी, एनालिस्ट में, कि क्या कर सकती है भारत सरकार, क्या ऐसा एक्शन लेगी। लेकिन ये सोचना कि वो एक्शन पहले से बता दिया जाएगा, ये बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि पहले एक्शन किया जाएगा फिर बताया जाएगा। लेकिन जो डिप्लोमैटिक स्टेप्स हैं, जो भारत ने ऑलरेडी लिए हैं, जो अनाउंस कर दिए गए हैं, और भी डिप्लोमैटिक स्टेप्स जो लिए जाएंगे, उनको भारत अनाउंस करता रहेगा। मेरे विचार में बड़ी सोची समझी कार्रवाई कर रही है। लेकिन भारत सरकार ने यह ठान रखा है कि जिन लोगों ने ये आतंकवादी हमला किया था, उनको और उनके पीछे जो उनके मैनेजर्स हैं, स्पॉन्सर्स हैं, जो उनको चला रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी टेररिस्ट फोर्स पाकिस्तान में लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन ये नहीं है। सबसे बड़ी टेररिस्ट फोर्स पाकिस्तान में उनकी फौज है। पाकिस्तान आर्मी इज द बिगेस्ट टेररिस्ट फोर्स इन द वर्ल्ड, और हमारे खिलाफ वो काम करती है। हमने भी ठान लिया है कि हम उसको सबक सिखाएंगे, और जैसा प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हम वो कदम उठाएंगे ताकि ये इनको 7 जन्म तक याद न रहे। तो देखिए, 7 जन्म तक याद इस रख। तरह की ऐसा सरकार करते हैं कि नहीं हमारे जो बाजार के दिग्गज हैं प्रभु दयाल साहब, उनसे मैं थोड़ी सी राय ले लेता हूं, वो क्या सेंस कर रहे हैं, और फिर आपके पास आऊँगा कि उनका सेंस कितना प्रैक्टिकल आपको दिख रहा है एज ए डिप्लोमेट। सुनील सुब्रमण्यम साहब, बाजार को टेंशन तो लग रहा है, जिस तरीके का उतार चढ़ाव देखने को मिला भारत पाकिस्तान तनाव को लेकर के, बाजार क्या मान के चल रहा है कि क्या हो सकता है? नहीं, बाजार ये मान के चल रहा है कि मुझे पता नहीं है कि क्या होने वाला है। मार्केट इसलिए गिर रही है क्योंकि अनसर्टेनिटी का माहौल है, क्योंकि एक तरफ ये हमला बहुत अपनी जो कहते हैं ना, हर नागरिक के मन में एक बहुत बड़ा गहरी चोट पड़ा है, और सबकी खून उबल रही है कि कुछ ना कुछ करे। प्रधानमंत्री ने भी डिप्लोमेटिकली बहुत से काम कर लिया, एक्शंस ले लिया। अब बातचीत में भी कह रहे कि हम उनको ढूंढ के कुछ करेंगे, मगर क्या करने वाले हैं इसके ऊपर एक अनसर्टेनिटी है, क्योंकि जैसे ही दयाल साहब ने कहा, एलिमेंट ऑफ सरप्राइज होना चाहिए। अब कह के मैं करने वाला हूं, जाके करना एक बात है, मगर दूसरी बात है कि सच में देखिए, बात ऐसी है कि अभी तक पाकिस्तान ने इसको एडमिट नहीं किया कि उनके सॉइल से जो कहते हैं ना, नॉन स्टेट एक्टर्स ने किया, वो भी वो मान नहीं रहे। वो कह रहे हैं कि ये इंडिजिनस है।
तो अब अगर डायरेक्ट पाकिस्तान पे पर कुछ भी हम एक्शंस ले अदर देन डिप्लोमेटिक सभी वर्ल्ड समझती है, मगर मिलिट्री एक्शन पाकिस्तान के खिलाफ ले वो यूएन से लेकर अमेरिका से लेकर कोई सहमत नहीं होगा, नंबर वन। मगर एक्शन हम एलओसी के पार, एलओसी में पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में करेंगे तो किसी का कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहली चीज जैसे दया साहब ने कहा, फर्स्ट होगा कि इन टेररिस्ट को पकड़ना है और उनको मारना है या जेल भेजना है, जो भी है। सेकंड, उनकी जो सपोर्ट एक्टर्स, बट कुछ भी टेररिस्ट के बेस कैंप जो पीओके में उसमें कुछ अटैक करते हैं तो वर्ल्ड विल सपोर्ट अस। तो शायद ये क्लैरिटी मार्केट को अभी नहीं मिली है कि किस तरह ये एक्शन, क्योंकि पाकिस्तान भी एग्रेसिवली काउंटर कर रही है। हमने इंडस वाटर्स को रद्द कर लिया तो उन्होंने शिमला पैक्ट को रद्द कर लिया, तो उधर लाइन ऑफ कंट्रोल पे ऑलरेडी वो फायरिंग शुरू हुआ है। तो वो भी, तो इसीलिए ना वर्ल्ड की एक सोच होगी कि ये इसको एस्केलेट न किया जाए। वो एक तरफ मोदी जी के ऊपर एक दबाव वो है, और दूसरी हमारे देशवासियों को है कि कुछ करेक्ट दिखाना है। तो ये अनसर्टेनिटी का माहौल है ना, यही मार्केट को आज दिक्कत पहुंचा रही है। डरा एक रहा है। क्लैरिटी आ हालांकि जाए प्रभु तो दयाल मार्केट। साहब ने कहा भी, प्रभु दयाल साहब ने कहा भी कि ऐसे माहौल में अनसर्टेनिटी रहेगा ही, क्योंकि सरकार कुछ करेगी तो बताकर तो करेगी नहीं, जाहिर तौर पे कोई मिलिट्री एक्शन लेगी भी तो बताकर नहीं करेगी। हाँ, एक मोटे तौर पे सरकार के भीतर सोच क्या हो प्रधानमंत्री ने साफ तौर से बता दिया है। हमारे साथ एक और मेहमान हैं, अनुराग सिंह साहब। वैसे तो बाहर रहते हैं, यूएस से देखते हैं सारा कुछ, इंडिया के मार्केट पर भी नज़र रखते हैं। अनुराग सिंह साहब, क्या मान के चल रहे हैं आप लोग कि क्या करेंगे तो बाजार डरेगा नहीं, क्या करेंगे तो बाजार डर जाएगा? तो लक्ष्मण जी, आई वुड एग्री विद जो दयाल साहब ने कहा। देखिए, हम लोग जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स तो नहीं हैं, तो मैं तो अपने मार्केट पर ही स्टिक करूंगा। लेकिन मुझे एक आध बात उनकी अच्छी लगी कि हिंदुस्तान की इकोनॉमी ही है जो कि बेहतर कर रही है, और इसको आसपास में साउथ ईस्ट एशिया में सब लोग ऑब्जर्व भी कर रहे हैं। सो ऑफ कोर्स हमें उसका भी ख्याल रखना है, उसको डिरेल नहीं होने देना है, वर्सेस अ पाकिस्तान जो कि ऑलमोस्ट डाउन इन द डंप्स है, राइट? सो वी हैव टू अंडरस्टैंड के देयर इज अ रीजन व्हाई इंडिया इज डूइंग वेल, तो हमें उसको कायम रखना है, और बाकी किसी की मिजरी में हमें प्रॉफिट तो नहीं खोजना है, तो उससे मैं कुछ कहने से बचूंगा। बट एट द सेम टाइम आई वुड से लक्ष्मण जी के इस समय एक तो वर्ल्ड, द लास्ट थिंग वर्ल्ड नीड्स इज अनदर वॉर, राइट? सो एक और फ्लैश पॉइंट दुनिया नहीं देखना चाहती है। बट इस समय कंपेयर टू 7-8 साल पहले अगर जाएं, तो इस समय इंडिया का सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है यूएस में, वर्सेस पाकिस्तान जो कि एक जमाने में हुआ करता था फॉर जियो पॉलिटिकल रीजंस। बट आज इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा सपोर्ट है, और आज की सरकार भी इंडिया के लिए ज़्यादा पॉजिटिव है इस समय। तो ये सारी चीज़ें इंडिया को सपोर्ट करती हैं लक्ष्मण जी, और इन दैट व्यू आई वुड से दैट पीपल शुड स्टे कंस्ट्रक्टिव, स्टे पॉजिटिव। सरकारें अपना काम करेंगी, लेकिन हम लोग अगर मार्केट्स पे फोकस करें लक्ष्मण जी, तो ओवरऑल मेरा, देखिए हम लोग जिस समय पे चल रहे थे, तो मेरा मानना ये था कि जो 20 से 24 तक रिटर्न्स बने हैं इन्वेस्टर्स के, वो कुछ मॉडरेट होंगे, एवरेज आउट होगा। मार्केट में लॉ ऑफ एवरेजेस हमेशा प्ले करता है, तो अल्टीमेटली मार्केट्स अपने एवरेजेस पर आएगा। और अगर कुछ पिछले 3-4 साल अबव एवरेज रिटर्न्स के रहे हैं, तो अभी मॉडरेट भी होंगे रिटर्न्स। तो आई थिंक ये ऐसे ही FY25 FY26 मॉडरेट रिटर्न्स का समय था। हम अर्निंग्स को वॉच करेंगे, और हम अपनी इकोनॉमी की ग्रोथ को वॉच करेंगे, जो कि दोनों ही बेहतर लग रही हैं, लेकिन वो थोड़ी मॉडरेट होंगी। इस लिहाज से हम एलोकेट अपना एसेट एलोकेशन जारी रखेंगे लक्ष्मण जी। बिल्कुल आपने सही कहा कि इस लिहाज से एसेट एलोकेशन जारी रखेंगे। ये शॉर्ट टर्म कुछ इवेंट है, इसको बहुत ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। अभय अग्रवाल साहब, तो इसको छोड़ दिया जाए, अब जो करना है भारत सरकार करेगी, और दोनों देशों के बीच में कोई तुलना तो है नहीं, ना तो इकोनॉमी के मामले पे तुलना है, ना तो आर्मी के मामले पे या फिर सेना के मामले पे तुलना है। हम लोग कई गुना उनसे ज़्यादा मजबूत हैं, और जैसा कि अभी कह भी रहे थे अनुराग सिंह साहब कि दुनिया में हमें ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। बस जब 1971-72 की बात थी, उससे ज़्यादा सपोर्ट आज की तारीख में, हम ज़्यादा बलवान हैं, तो हम क्यों डरे? जो डरना है वो पाकिस्तान को डरना है, पाकिस्तान का बाजार गिर रहा है वो डरे, हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, बाजार को आगे निकल जाना चाहिए। क्या बाजार इस क्यू के साथ अगले हफ्ते से अच्छी शुरुआत करेगा फिर से? लक्ष्मण जी, देखिए, मुझे नहीं लगता कि बाजार को कोई भी डर है या कोई भी टेंशन है
वॉर को लेके। मतलब हम क्या बात कर रहे हैं, एक छोटा देश है जो अपनी प्रॉब्लम्स में है, एक छोटी आर्मी है। मुझे लगता है बहुत ज्यादा हम उनको इम्पोर्टेंस दे रहे हैं इनफैक्ट ये सब डिस्कशन करके, जिसको जितनी उनको नहीं मिलनी चाहिए। बॉर्डर पे हमारे जवान हैं, हमारा पूरा डिफेंस फोर्सेस हैं, उनको मालूम है क्या करना है और आई एम श्योर वो करेंगे जो कुछ भी उनको करना है प्रोटेक्शन के लिए। और एज इन्वेस्टर्स मेरी जितनी कॉन्वर्सेशन है, कल हमारा मार्केट 160 पॉइंट ऊपर था, आज 200 पॉइंट नीचे था, तो इवेंट के 40 पॉइंट गिर गया, तो उसमें क्या बड़ी बात होगी? ये तो छोटा टेक्निकल करेक्शन है जो पिछले 7-8 सेशन से जो बाजार बढ़ा 1500 पॉइंट, उसमें 200 पॉइंट गिर गया एक दिन। उसमें मुझे नहीं लगता कि किसी को भी कोई फियर है, ना डोमेस्टिक इन्वेस्टर या फॉरेन इन्वेस्टर भी वॉर जैसी सिचुएशन हो जाएगी या कुछ होगा। आई थिंक सारे मैक्रो सब कुछ हमारे फेवर में है, हमारी एजेंसीज हैं अपना काम कर रही हैं, उनको करने देते हैं। मैं बल्कि यही कहूंगा कि हमको ज्यादा इंपॉर्टेंस देनी नहीं चाहिए दूसरे पाकिस्तान आर्मी को या किसी की, उनकी बात ही नहीं करनी चाहिए, इररिलेवेंट है वो। तो हमें ये देखना है कि हम क्या कर रहे हैं एज इन्वेस्टर्स। क्या हम पैनिक, अगर इनफैक्ट मैं कहूंगा कि अगर हम पैनिक करके बेच रहे हैं तो वो ठीक नहीं है, क्योंकि कोई रीजन, एक बड़ी दुखद घटना हुई, सबको दुख है उस बात का, पर जो सीमा पे खड़ा है सिर्फ वही नहीं लड़ रहा है, जो हम हैं हम भी तो अपने देश के लिए लड़ रहे हैं ना। तो हम क्यों हथियार डाल दें कि ये पाकिस्तान आर्मी के साथ शायद लड़ाई हो जाए, शायद नुकसान हो जाए, शायद इकोनॉमी पर। जो हमको अपना काम करना है टू मेक गुड इन्वेस्टमेंट एज कैपिटल एलोकेटर्स, अच्छी कंपनीज में इन्वेस्ट करें जिससे इकोनॉमिक ग्रोथ हो, उस पे ज्यादा फोकस होना चाहिए, ऐसा मेरा पर्सनल व्यू है। और मैं आपको फिर से बोल रहा हूँ, 2 दिन में मेरी किसी भी इन्वेस्टर से, ना फॉरेन इन्वेस्टर डोमेस्टिक इन्वेस्टर से बात हुई जिसने एक बार भी ये कहा कि इस वॉर की वजह से कोई तकलीफ है या डर है, उसकी वजह से हम थोड़ा कैश पोजीशन बढ़ा देते हैं। वो किसी का कोई सोच ही नहीं रहा है इस बारे में लक्ष्मण जी। तो अब अगले हफ्ते बाजार में क्या होगा टेक्निकल रीजन से वो कहना मुश्किल है, पर मुझे नहीं लगता कि ये जो पहलगाम की दुर्घटना हुई और उसके बाद जो अनसर्टेनिटी है उससे बाजार में कोई डर है, और होना भी नहीं चाहिए। इनफैक्ट अर्निंग सीजन अभी चल रहा है, अच्छी कंपनीज हैं, रिजल्ट्स आ रहे हैं बैंक के, बिल्कुल अर्निंग सीजन पे भी मैं आऊंगा। जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब को बीच में ले आता हूं, फिर मैं आपसे इस पे भी मुद्दे बातचीत करूंगा। जसप्रीत सिंह अरोड़ा साहब, तो किसी को कोई डर है नहीं, हमारे सभी पैनलिस्ट इस बात पे सहमत है कि पहलगाम घटना को लेकर बहुत ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़े बहुत करेक्शन आए तो टेक्निकल करेक्शन वैसे ही हो जाते हैं, लेकिन एक निवेशक के तौर पर ये कहा जाए कि जब भी थोड़े बहुत ऐसे करेक्शन आए तो अपना जो इन्वेस्टमेंट का मन बनाया हुआ लगा दिया करिए, ज़्यादा करेक्शन के इंतजार मत रहिए। नमस्कार। एक अपॉर्चुनिटी देता है। यस, सही कह रहे हैं लक्ष्मण जी। तो आज अगर आप देखेंगे तो मोर देन निफ्टी, आई थिंक निफ्टी इज लेस देन 1% डाउन, मिड एंड स्मॉल कैप्स 3-4-5% एंड एज मच एज 8-10% डाउन है। तो ये स्टॉक स्पेसिफिक अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं आज जैसे दिन में, एंड उसके पीछे का रीजन मार्केट को रीजन मार्केट ट्राइज टू फाइंड रीजन टू डू प्रॉफिट बुकिंग, कोर्स करेक्शन, shift of momentum from one sector to another, sector rotation। तो probably ये एक reason था मार्केट के लिए, जो काफी टाइम से मार्केट was literally one way for the last few weeks। तो शायद आज वो एक वैसा दिन था जब इसको प्रॉफिट बुकिंग अपॉर्चुनिटी हुई है, एंड देयर आर बहुत सारे स्टॉक्स हैं जो उसमें अपॉर्चुनिटी मिली है। I just wanted to highlight one important point जो आपने जो थीम रखा है और उसके अराउंड जो डिस्कशन दयाल सर ने भी किया, कि I just want to take a reference of the 2 wars which started, which is Israel versus Palestine and also Russia Ukraine। वो चली जा रही है, मतलब आप देखिए वो it's been 2.5 years and 1.5 years respectively। तो net no one has gained and there's a net loss, right, across countries and whatever। so even a full scale पे इंडिया पाकिस्तान का कुछ हो भी गया तो सबको पता है उसमें कुछ हासिल नहीं होना है, right। at the end of the day both economies will suffer, obviously the smaller nation will suffer far more this thing। So I don't think there'll be anything catastrophic, surgical strikes and whatever the government has to plan, they will do and life will move on as we have done in the past, right। but action obviously कुछ ना कुछ जरूर लिया जाएगा, but इसको full scale में ले जाके कोई achievement नहीं होगा, because we have a template, right। अभी लास्ट अचीवमेंट नहीं होना है, कुछ उसका हासिल नहीं है, कोई ना रशिया आज पीछे हटा आज तक और ना ही इजराइल पीछे हटा, चले लड़े जा रहे व्हाट्स द मतलब वो there's no end to wars one they start, there's no end। बिल्कुल। प्रभु दयाल साहब, मैं अगले विषय पे जाऊं, लेकिन एक जो पॉइंट अभी जसप्रीत साहब ने उठाया वो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। कई बार हम लोग इस तरह के डिस्कशन में आया भी था कि
वॉर आज के तारीख में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल सॉल्यूशन माना नहीं जाता है। जो रशिया की बात इन्होंने की, इजराइल की बात की, चले जा रहा है, भले ही सामने वाला कंट्री बहुत छोटा सा है, उसके सामने कोई उसकी औकात नहीं है, फिर भी ख़त्म नहीं हो रहा है। तो ये इंडिया को भी समझ में आता है, क्यों? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने तो कहा ही है, इट इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। हम नहीं चाहते किसी तरह से लड़ाई हो, लेकिन जिन लोगों ने ये आतंकवाद का जो इंसिडेंट है हमारे खिलाफ किया है और इनोसेंट लोगों की जानें ली हैं, क्या उनको पनिश ना किया जाए? ये सरकार की ड्यूटी है कि ऐसे आतंकवादियों को ढूंढ के पकड़े, कहां भी छुपे, उनको निकाले, मारे, पब्लिक के सामने उनको फांसी दे। और जो पाकिस्तान में बैठे उनके प्लानर्स हैं, जिसको हम पाकिस्तान आर्मी कहते हैं और उसकी इंटेलिजेंस विंग आईएसआई, वो दुनिया का सबसे बड़ा टेररिस्ट फोर्स है, उसको भी किसी ना किसी तरीके से सबक सिखाना जरूरी है। पाकिस्तान में बहुत से इंटरनल रेवोल्यूशनरी मूवमेंट चल रहे हैं, बहुत से ऐसी संस्थाएं जैसे बलूचिस्तान लिबरेशन फ्रंट, तहरीक तालिबान पाकिस्तान, इन सब की हमको सहायता करनी चाहिए ताकि ये अपनी आर्मी से लड़े और उस आर्मी को सबक सिखाएं। मिलिट्री ऑप्शन एक्सरसाइज किया जाएगा नहीं किया जाएगा ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, और एक्सरसाइज करेगी भी तो उसके बाद ही बताएगी। तो मेरे विचार में बिल्कुल। अभी हम सिर्फ डिप्लोमेटिक ऑप्शन पे फोकस कर रहे हैं, जिसमें एक स्ट्रेंथनिंग ऑफ रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स विद इन पाकिस्तान एक बड़ा इंपॉर्टेंट डिप्लोमेटिक ऑप्शन है। बिल्कुल। मैं थोड़ा सा प्रभुदयाल साहब, मैं एक स्पेसिफिक सवाल पूछता हूं, फिर मैं आपसे यूएस रिलेशन पे जाऊंगा। चूंकि कई लोग चर्चा करते हैं, चूंकि कई व्हाट्सएप ग्रुप में देख रहा होता हूं, सोशल मीडिया पर देख रहा होता हूं, तो बीइंग अ डिप्लोमेट, एम्बेसडर भी हैं आप, तो 3 ऑप्शन है मेरे जो निकल के आ रहा था। एक तो जो बालाकोट हम स्ट्राइक किया, सर्जिकल स्ट्राइक किया, कुछ वैसा ही है, उसी को बड़े पैमाने पर कुछ कर दिया जाए। दूसरा, बार बार जो हम कहते हैं कि अब पीओके को वापस लाने का समय हम लोग ला कर दिखाएंगे, अब क्या वो समय आ गया है। तीसरा कि आतंकी ठिकाने जहां भी हो, पाकिस्तान के भीतर हो, वहीं चढ़ के आप हमला करिए। तो इन तीनों में आपके हिसाब से सबसे बेस्ट सुटेबल ऑप्शन क्या हो सकता है? देखिए, ये तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी किस ऑप्शन में सक्सेस की सबसे अच्छी रेट है। ऑफ द टेबल नहीं, हम ये ना समझे कि ये नहीं करेगी, ये अच्छा है बुरा, वो सरकार इवैल्यूएट करेगी और डिसाइड करेगी। लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर पाकिस्तान का ब्रेकअप होता है, जो कि बहुत लाइकली है, अगर वहां पर इतने रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स हैं और बलूचिस्तान अलग होना चाहता है और खैबर पख्तूनख्वा होना चाहता है, पाकिस्तान कमजोर होगा, तो हम पीओके हमको मिल सकता है। और अगर पाकिस्तान ऐसा कैसा बने रहेगा तो हमको पीओके लेने में बहुत कठिनाई होगी। तो हमें एक लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी जरूर ध्यान में रखनी है कि अगर पाकिस्तान आर्मी कहती है वी विल ब्लीड इंडिया बाय 1000 कट्स, तो हमको ये कहना होगा वी विल ब्रेक अप पाकिस्तान बाय 1000 ब्लोज। जो ये बदमाश लोग हैं, टेररिस्ट लोग हैं, इनसे हम शरीफ लोग जैसे नहीं पेश आ सकते, इनसे सख्ती का ही रवैया अपनाना चाहिए। और भारत सरकार ने अब ये निश्चय किया है कि ऐसा ही करे। चलिए, अब एक दूसरे मुद्दे पे चलते हैं। पाकिस्तान को लेकर सारी चर्चा हो गई। अब अच्छी बात है कि बाजार के दिग्गजों ने कहा कि इसको लेकर बहुत टेंशन में ना तो हम है ना तो निवेशक है, तो बाकी ये फैक्टर इन हो चुका है। दूसरा है यूएस का, चूंकि टेंशन की बात चल रही थी कि यूएस का टेंशन था, टैरिफ टेंशन, वो लगभग खत्म होता दिख रहा है बाजार से। और अब ये भी साफ हो गया है, जो स्टेटमेंट वहाँ से आ रहा है, कि जो ट्रेड डील होगा तो जिन देशों के साथ सबसे पहले होगा उनमें से भारत एक है। दूसरा डेवलपमेंट ये हुआ कि एप्पल ने कहा जी यूएस को जितने सारे एप्पल हम एक्सपोर्ट करते हैं वो चाइना से नहीं, अब सारा वो बनाएंगे इंडिया में ही। अब मेरे पास एक सवाल है प्रभुदयाल साहब, उसका जवाब आप दे दीजिएगा, फिर बाकी मैं अपने पैनलिस्ट के पास जाऊंगा कि क्या ऐसा संभव है कि सिर्फ एप्पल ही नहीं, यूएस इस बात का दबाव डाले कि जितनी भी चीज़ें हैं वो चाइना मत बनाओ, इंडिया जैसे कंट्री से बनाओ। ऐसे में मान लें इंडिया जैसे कंट्री और कहता है ठीक है जी यहीं बनेगा, हम फैसिलिटेट करेंगे, तो क्या चाइना रेसिप्रोकल एक्शन ले सकता है? जिस बात की चेतावनी चाइना पहले भी दिया था कि आप मेरे हितों पर अगर आप यूएस के साथ ट्रेड डील करते हैं तो हम भी जवाबी कार्रवाई कदम उठाएंगे। ये कितना मुश्किल देख रहे हैं इसको? मैंने ये जरूर कहा कि अगर आपने ट्रेड डील की, किसी कंट्री ने भी अमेरिका के साथ ट्रेड डील की और उसमें हमारा नुकसान हो रहा है,
हमारे कॉस्ट पे की तो हम सख्त कदम उठाएंगे, उनको कहने दीजिए। देखिए हमें अपना हित देखना है, और मेरा ये मानना है कि अगर अमेरिका और चीन के टेंशन बढ़े हैं तो इसमें जरूर हमको कुछ फायदा देखना चाहिए, और अगर अमेरिकन मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में हो सकती है तो हमें इस बारे में विचार करना चाहिए। लेकिन देखिए ये ओवरनाइट नहीं शिफ्ट हो जाएगा, हम वो बेस या मैन्युफैक्चरिंग बेस बनाने में थोड़ा टाइम लगेगा, हमें उसकी शुरुआत तो करनी चाहिए। हमें जो चैलेंज है वो ये है कि इस अपॉर्चुनिटी को कैसे हासिल करें। अब आपने जो यूएस टैरिफ के बारे में बात की, देखिए उस संदर्भ में जो भारत ने पॉलिसी अडॉप्ट की वो बहुत अच्छी है। भारत नहीं चाहता है कि ये ट्रेड टेंशन बढ़े, और इसीलिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपनी तरफ से अमेरिका को, डोनाल्ड ट्रंप को कुछ कंसेशन दिए। जैसे प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार जिक्र करते थे हार्ले डेविडसन बाइक पे इतनी हाई ड्यूटी इंडिया ने लगाई है, या बोर्बन विस्की पे लगाई है। इंडिया ने ये टैरिफ लोअर कर दिए, एक कंसेशन दिया, और बार बार ये कहा कि हम रेसिप्रोकल टैरिफ नहीं लगाएंगे, हम चाहते हैं एक बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट। और पूरी कोशिश की भारत सरकार ने इस बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट को हासिल करने के लिए, और यही हम देख रहे हैं कि अमेरिका का रवैया अब भारत के प्रति कैसा है। और आप ये सोचिए अगर हमने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए होते तो क्या ये रवैया ऐसा होता। तो मेरे विचार में दोनों बातें हमको ध्यान में रखनी चाहिए कि हम किस तरह से अमेरिका के जो साथ रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक रिलेशंस, वो और अच्छे करें। और जहां तक चीन की बात है, देखिए चीन तो एक हॉस्टाइल कंट्री है, और वो कहता है कि हमारे खिलाफ एक्शन लेगा अगर हम ट्रेड डील करेंगे अमेरिका के साथ, तो कहने दीजिए, सबकी बातों से डरना। इन सब बातों से डरना चाहिए। प्रभुदयाल साहब का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए, और अपना अनुभव के आधार पर आपने जो स्ट्रेटजिक पर्सपेक्टिव यहाँ पर रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाकी हम अपने मेहमानों के साथ अपनी बातचीत को जारी रखेंगे। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपने प्रभुदयाल साहब को सुना कि इससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, चाइना जो कहे, लेकिन ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं कि अभी एप्पल से शुरुआत हुआ है कि एप्पल चाइना मार्केट छोड़ करके हमारे यहाँ मैन्युफैक्चरिंग यूनिट बनाएगा और यहाँ से सारी चीज़ें जाएंगी यूएस। तो ये एप्पल को से आगे भी कई सारे सेक्टर में अपॉर्चुनिटी आप देख रहे हैं, और ये मार्केट को अच्छे संदर्भ में लेना चाहिए। देखिए, पहली बात यह है कि हम चाइना को सब्स्टिट्यूट नहीं कर सकते हैं, और इसका बहुत बड़ा कारण है डिफरेंस इन द स्किल लेवल एंड प्रोडक्टिविटी लेवल। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, आ रही है, आवाज आ रही है। हाँ आ रही है, आपकी आवाज आ रही है। प्रोडक्टिविटी लेवल हाँ, ऑफ आपकी आवाज आ चाइना, स्किल लेवल ऑफ चाइना और इंडिया में बहुत फर्क है। ओके, तो ऑलरेडी मैंने ये भी देखा है कि चीन ने भी एप्पल को इंडिया शिफ्ट करने में बहुत दिक्कतें शामिल किया है इन टर्म्स ऑफ द चेंजिंग द फैक्ट्रीज दैट। तो वो भी अपने हिसाब से इसको इतनी आसानी से आने नहीं देगी। मगर बात क्या है, बात यह है कि चाइना के पास जितना प्रोडक्शन कैपेसिटी है वो एक्सेसिव हो गया ना। तो मेरा एक सोच है कि ये जो इसका अल्टीमेट राय जो बनेगा होगा कि किसी लेवल पे एक चाइना और इंडियन का गठबंधन, जहां पे कुछ प्रोडक्ट का एक हिस्सा चाइना में, चीन में बनेगा, और फिर शायद इंडिया में फिनिश होकर अमेरिका में जाएगा। तो इसमें एक विन 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 सिचुएशन तीनों देशों के लिए बन सकता है, क्योंकि चाइना की भी एक्सेस कैपेसिटी इस्तेमाल होगी, भले ही थोड़ी प्रॉफिट मार्जिन कम होगी, इंडिया के लिए नया एक अपॉर्चुनिटी। और अमेरिका को अल्टीमेटली एक तरफ चीन के ऊपर कार्रवाई करने का, एक तरफ उन्होंने मुद्दा ले लिया, उसको इंप्लीमेंट कर रहे हैं, और दूसरी तरफ सस्ते प्रोडक्ट उनको इंडिया के थ्रू मिल जाएंगे। इतने मैंने सिंपली इसको कहा, इतना सिंपल नहीं है बात, मगर रास्ता यही है, क्योंकि एक तरफ उधर उतना प्रोडक्शन कैपेसिटी और स्किल्ड लेबर है चीन, हमारा कुछ नहीं है उसके हिसाब से, हमारी स्किल लेवल और प्रोडक्टिविटी बहुत बहुत कम है। आज एप्पल का खाली हम असेंबली कर रहे हैं, तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि लेकिन हालांकि मेरी राय थोड़ी सी अलग है। आप इसको सुनील जी, इसको हो सकता है देशभक्ति वाली राय आप कहेंगे, लेकिन मेरी राय यही, कब तक हम ये मान कर बैठेंगे चाइना तो बहुत बड़ा हाथी है जी, हम क्यों इसके मुकाबला करने जाएं, हम कैसे बढ़ा सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, हमें तो निर्भर रहना ही पड़ेगा। ठीक है, आज न कल तो हमें स्टेप तो लेना ही पड़ेगा, कब तक हम उसको, ठीक है अच्छी बात है उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी, हकीकत भी यही है कि हमें वहाँ तक पहुँचने में हो सकता है 40 साल 50 साल लग जाए, लेकिन कदम तो बढ़ाएं हम। अनुराग सिंह साहब, ये मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए एक बड़ी अपॉर्चुनिटी के तौर पर आप देख रहे हैं, एक निवेशक के तौर पर कैसे इसको रीड किया जाए? नहीं लक्ष्मण जी, मैं सुनील जी जो कह रहे हैं उससे बिल्कुल सहमत हूँ। लक्ष्मण जी, इंडिया मेरे सहमत नहीं है आप?
नहीं, आपकी इंटेंट बहुत अच्छी है लक्ष्मण जी, लेकिन रियलिटी ये है, देखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए एक इकोसिस्टम चाहिए होता है, और इंडिया में वो इकोसिस्टम तैयार नहीं है। तो और मैन्युफैक्चरिंग एक बड़ा लंबा गेम है। अगर हम पिछले, देखिए बहुत अच्छा रेवोल्यूशन, जो अगर हम Y2K रेवोल्यूशन से जो इंडिया में टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन आया, वो Y2K में जो फाइबर ऑप्टिक केबल्स प्लान की जा रही थी इसी के अंडर में, और जो लगाई गई, वो उनका ऑब्जेक्टिव कुछ और था। लेकिन सडनली एक Y2K क्राइसिस आया, लेकिन इंडिया स्केल वाइज रेडी था, और ये फाइबर ऑप्टिक केबल जो ले डाउन की गई थी, वो एक मौका बन गया कि ये सारा काम यूएस में देखा कि यार कहाँ हम दे सकते हैं, इतना सारा काम आ रहा है एंड यूएस में कैपेसिटी नहीं है, और इंडिया उसका एक क्लियर ऑप्शन देखा, बिकॉज पायलट्स ऑलरेडी इंडिया में, इंडियन आईटी कंपनीज ऑलरेडी कामयाब थी, तो वो इकोसिस्टम था। फिर वो रेवोल्यूशन चल पड़ा, और उसकी अब 20-25 साल में हिस्ट्री सब जानते हैं। देखिए मैन्युफैक्चरिंग की तैयारी भी अगर इंडिया पिछले 10 साल से कर रहा होता, तो इस समय रातों रात ऐसा परिवर्तन आता लक्ष्मण जी के, मतलब इंडिया की इकोनॉमी डबल ट्रिपल इतना स्पीड से होती कि अब कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन आई डोंट थिंक हमारी गवर्नमेंट्स मैन्युफैक्चरिंग पे, और जो ओवरऑल गवर्नमेंट सेटअप है, वो मैन्युफैक्चरिंग चाहता भी नहीं है और वो रेडी भी नहीं है उसके लिए, क्योंकि उसके लिए जो हालांकि थोड़ा सा मैं यहाँ पे अनुराग सिंह जी, आपको मैं बीच में थोड़ा सा रोकता हूँ, क्योंकि मैं आपकी बात से बहुत हद तक सहमत नहीं हूँ, दो वजह से। पहली बात कि सरकार मैन्युफैक्चरिंग बहुत चाहती नहीं है, फिर वैसा सेटअप तैयार नहीं की। इसकी बजाय मैं ये देख रहा हूँ कि मैन्युफैक्चरर जो है ना, वो मैन्युफैक्चरर बनने की बजाय उनको ट्रेडर बनने में बड़ा मज़ा आता है कि भाई चलो चाइना से आ ही रहा है जी, लाओ यहाँ पे असेंबल करो, लेके वापस भेज दो, हमें उसमें क्यों पचड़िया पन्ना की मैन्युफैक्चरिंग करना, उतना क्यों दिमाग झंझट लगाए। और दूसरा कि एक छोटा सा एग्जांपल आपको देता हूँ, चूँकि मैं बिहार स्टेट से आता हूँ, बिहार स्टेट से अगर वाकिफ़ अनुराग जी, तो जो सबसे कम अट्रैक्टिव माना जाता है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वहाँ का एग्जांपल आपको लेके देता हूँ। एक इंडस्ट्री से मिला, तो उन्हें कहा जी मुझे 45 दिन के भीतर भीतर मुझे ज़मीन दे दी गई, क्लियरेंस मिल गया, सारा कुछ हो गया। और एक बड़ा ही वाकया सुनाया कि जब मैं सब कुछ तैयार कर लिया, तो मेरे इंजीनियर ने कहा जी देखिए यहाँ पे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी के लिए ट्रांसफार्मर लगाना होगा बड़ा सा। तो मैंने कहा जी अभी तो शुरू करने में टाइम लगेगा, जो ट्रांसफार्मर के लिए अप्लाई करना होगा। मैंने अधिकारी को फ़ोन किया कि ये दिक्कत है, अभी टाइम लगेगा मुझे फैक्ट्री शुरू करने में। 48 घंटे के अंदर पूरा डिपार्टमेंट आकर ट्रांसफार्मर लगाया और वहाँ पे काम शुरू हो गया। दिल्ली की यूनिट वहाँ पे जाके काम कर रही है, वहाँ से यहाँ पे आ रहा है। तो सिचुएशन थोड़ा सा बदला है, अभी भी दिक्कतें बहुत सारी हैं, टीथिंग प्रॉब्लम अभी है। लेकिन आप आइएगा अनुराग जी, कभी इंडिया तो आइएगा, मैं आपको सरकार के भीतर भी घुमाऊंगा, लोगों से मिलवाऊंगा और दिखाऊंगा सिचुएशन कैसे बदली है। लेकिन हाँ, टेंशन है, अभी भी दिक्कतें हैं, मैं ये नहीं मानता हूँ, मैं नहीं कहूँगा कि चाइना के बराबर हम हो गए। एनीवे, अपनी बात मैं दो बातें छोटी ऐड कर दूं। देखिए मेरा कहने का मतलब ये देखिए ये अच्छी पहल ये हमारी भी उम्र हो गई है लक्ष्मण जी, अच्छी पहल हम इतने सालों से अच्छी पहल ही देख रहे हैं, वो पहल कन्वर्ट भी होनी चाहिए, राइट। तो ये हमने 90s में, 80s में, 2000s में बहुत देखा है। छोटे एग्जाम्पल्स से स्केल अप नहीं बनता। व्हेन आई से इंडियन गवर्नमेंट डजंट वांट, मतलब चाहते तो हैं, लेकिन आप जो उसके लिए इकोसिस्टम चाहिए वो रेडी नहीं है लक्ष्मण जी। सर्विसेज के लिए रेडी है वो। तो आप देखिए गवर्नमेंट, हम पहले भी बात करते रहे, गवर्नमेंट को कुछ करने की जरूरत नहीं होती है अगर इकोसिस्टम रेडी होता है। ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर खोल ही रहे हैं, तो उसमें तो कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी के बिना भी खुल रहे हैं वो, राइट। सर्विसेज ट्रेड बहुत फल फूल रहा है, इंडिया इज द टॉप डेस्टिनेशन फॉर दैट। मैन्युफैक्चरिंग में आपको लैंड, लेबर, कैपिटल एंड जुडिशियल 4 रिफॉर्म्स चाहिए, एंड एडमिनिस्ट्रेटिव 5। ये पांचों ही इंडिया में जनरली द डीप स्टेट इन इंडिया अंडरस्टैंड्स दैट दिस इज नॉट पॉसिबल। तो मैं इस सेंस से कह रहा हूं, छोटी आप मैन्युफैक्चरिंग कुछ कर लीजिए। एप्पल में भी देखिए, एप्पल के यहाँ के यूएस के टॉप तमाम एक्सपर्ट्स और इन्फ्लुएंशियल लीडर्स उस समय इंडिया का दौरा करके उन्होंने किया, क्योंकि उनको एक हेज चाहिए था इसी तरह के मौके के लिए। लेकिन इसके अलावा मैन्युफैक्चरिंग, देखिए आप 100 रुपए में सामान बेचते हैं तो वो 40 में बनना चाहिए, इंडिया में वो 90 में बनता है। तो इसके इंडिया के, चाइना के 40 के ऊपर ड्यूटी लगा देंगे तो भी वो सस्ता होगा। इट्स नॉट, ये कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है, ये रियलिज्म है। हाँ, आज से अगर इंडिया तैयारी करे, 7-8 साल रेडी हो जाए, तो फिर हो सकता है दोबारा मौका आ जाए।
लेकिन आज वो रेडीनेस यही मैंने कहा सुनील जी को कि ये नहीं। कम से कम तैयारी तो शुरू करें, और ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी के तौर पर देखें। चाइना से अगर लोग डाइवर्ट करेंगे तो जाहिर तौर पर हमें वो सेटअप मुहैया कराना पड़ेगा। शुरू में सरकार मुहैया कराएगी, बाकी इंडस्ट्री को ले आएगी। जो हमें लिए फर्टाइल है तो इंडस्ट्री खुद अपना इन्वेस्टमेंट करेगी, अपना कारोबार फैलाएगी। अभय अग्रवाल साहब, लक्ष्मण जी एक बात बोलिए। रखिए तो आपने हाँ, देखिए, आप दिल्ली में रहते हैं, आपने जो ये बात कही कि ट्रेडर माइंडसेट है, ये ट्रेडर देखिए दो तरीके होते हैं। या तो आप अपने आके इंडस्ट्रियलिस्ट को ब्लेम कर लीजिए कि देखिए आप नहीं लगा रहे हैं, आपका ट्रेडर माइंडसेट है। सेकंड इज, या आप उसको रिफ्लेक्शन लीजिए क्योंकि इंडस्ट्री आपको बता रही है कि फिजिबल नहीं है तो मुझे ट्रेड ही करना सस्ता है। तो ये आप डिपेंड करता है आप इसको कैसे नजरिए को लेते हैं। आई वुड से कि इंडस्ट्री राइट है, वो आपको बता रही है कि फिजिबल नहीं है, ट्रेड करना ही फिजिबल है। तो दैट इज द पर्सपेक्टिव। गो अहेड सर। ये भी एक पर्सपेक्टिव ठीक है। अपना पक्ष आपने रखा। डिबेट करने का मकसद भी यही होता है कि हर कोई अपनी अपनी राय को यहाँ पे रखे। एक ही राय पे चलेंगे तो डिबेट कैसे होगा। अभय अग्रवाल साहब, कम से कम इस डिबेट में अभी ना ज़्यादा अंदर जाएं, ये मान के चला जाए कि अब यूएस फियर ख़त्म हो गया। 90 डेज़ का जो डेडलाइन था, उस डेडलाइन का अब कोई बहुत मायने रहा नहीं। अब मार्केट आगे निकल चुका है और 90 डेज़ में जो भी होगा उसको लेके बहुत टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ये देखिए, वो एक बहुत ज़्यादा हाइप्ड अप प्ले था। ग्लोबल मार्केट्स को पूरा करेक्शन में गए। आई थिंक कोविड के बाद पहला बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी मिली वो इन्वेस्टर्स को जो अंडर एलोकेटेड थे या पोर्टफोलियो चर्न करना चाहते थे। जिसने किया वो समझदार निकला, और जो डर के भाग गए वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर नहीं थे, ट्रेडर्स थे। तो अब आपका मुझे लगता है कि जो डायल डाउन काफ़ी हो गया है टैरिफ फियर, अभी लोग उसके बियॉन्ड देख रहे हैं कि अपॉर्चुनिटीज़ कहाँ है और क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं। तो उस हिसाब से फोकस अभी ज़्यादा है कि अर्निंग सीजन है तो उसमें क्या अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट हो रही हैं। और जहाँ तक, मैं आपने पूछा नहीं मुझसे, पर फिर भी मैं एक बार ये चाइना की जो आपने सवाल किया, मैं दो बातें बस कहना चाहूँगा कि एक तो चाइना कोई इकोसिस्टम लेके पैदा नहीं हुआ था। और आप ज़्यादा लंबा नहीं, जब 10 साल पहले भी जाएँ तो लोग चाइनीज़ प्रोडक्ट्स लेने से कतराते थे। लोग कहते थे अरे चाइना का है तो चलेगा ही नहीं। तो ऐसा क्या हुआ लक्ष्मण जी कि सडनली एक ऐसी कंट्री जिसका मजाक उड़ाया जाता था कि ये तो जापान या कोरिया है, इतने आगे हैं, और जर्मनी इतना आगे है, यूएस इतना आगे है, कि चाइना आ गया। कैसे उन्होंने BYD जैसी गाड़ियां बना ली, कैसे उन्होंने स्पेस टेक में तरक्की कर ली, टेलीकॉम में, हर जगह कैसे ग्लोबल मैन्युफैक्चरर बन गए वो। आई थिंक वो समझना जरूरी है, रादर देन पासिंग जजमेंट कि इंडिया में नहीं हो सकता। मतलब किसको मालूम है क्यों नहीं हो सकता इंडिया में? क्या हम चाइनीज जो ह्यूमंस हैं, जो लोग वहां रहते हैं, क्या वो बहुत ही इवॉल्व स्पीसी हैं जो हम नहीं हैं, या हम उनसे बहुत ही पीछे हैं? हमारे लोग भी करना चाहते हैं। और ये जो एप्पल वाली डील है, और एप्पल की अभी की नहीं है, एप्पल $2 बिलियन ऑलरेडी एक्सपोर्ट कर रहा है, वो एक बहुत इंपॉर्टेंट माइलस्टोन है लक्ष्मण जी। वो इसलिए कि पहली बार हम देख रहे हैं कि फॉरेन कैपिटल और फॉरेन टेक्नोलॉजी दोनों साथ में आके एक मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम क्रिएट कर रहे हैं इंडिया में, और एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सिग्नल दे रहे हैं ग्लोबल कंपनीज को कि इंडिया में आके आप प्रॉफिटेबली बना सकते हैं और यहां से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। और ये सिग्नलिंग बहुत सालों तक मिसिंग थी। तो ये लोग इकोसिस्टम बनाएंगे। जैसे मारुति जब लॉन्च हुई थी, उन्होंने पूरा एक ऑटो कंपोनेंट का इंडिया में इकोसिस्टम बनाया था अर्ली 80s में, मिड 80s में, जब सारे जो अब ऑटो कंपोनेंट कंपनीज है इंडिया की, मदरसन सुमी, सोना कायो, ये सब उस समय बने थे जब सुजुकी इंडिया आई थी मारुति के साथ। तो इसी तरह जब एप्पल जैसी कंपनीज आएंगी, जब ये मैन्युफैक्चरर्स आएंगे इंडिया में, सैमसंग, ये एक इकोसिस्टम बनाएंगे और उसका पूरा मैन्युफैक्चरिंग सेगमेंट को फायदा मिलेगा। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया में जो मैन्युफैक्चरिंग का जो प्ले है अगले 5 साल तक, अगर इन्वेस्टर्स के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो विश्वास करते हैं, और जो नहीं उसमें पार्टिसिपेट कर पाएंगे, मुझे लगता है कि वो एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस करेंगे मैन्युफैक्चरिंग की इंडिया में। मैन्युफैक्चरिंग में अगर थोड़ा सा सेक्टोरल कोई आपने कोई रिसर्च किया हो, कोई आपने गौर किया हो? जी, हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें सारे जो EMS प्लेयर्स हैं, जब से वो लिस्ट हुए तब से हैं। डिक्सन, ये मेरे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मॉडल पोर्टफोलियो में है तो इसमें बात कर सकता हूँ। केन्स है, सिरमा SGS है, और ऐसी कंपनीज हैं जो ग्रो कर रही हैं। जब हमने डिक्सन ऐड किया था, उसका मार्केट कैप 6-7 हजार करोड़ का था, अभी वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो वो कैसे हो गया? कैसे एक कंपनी जो कहीं पे नहीं थी, PLI के स्कीम के थ्रू, गवर्नमेंट के सपोर्ट से इस लेवल पे आ गई कि अब वो एक ग्लोबल लेवल की कंपनी बन रही है, ODM बन रही है, जो डिजाइन भी कर रही है प्रोडक्ट्स। उसी तरह सिरमा है, उसी तरह
केन्स है जो अब सेमीकंडक्टर्स में एंट्री कर रहे हैं। तो एक जो सरकार का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है, जो लक्ष्मण जी मैंने देखा कि जो आत्मनिर्भर भारत से जो शुरू हुआ कि हम जो भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको प्रमोट करें, उनको हम बढ़ावा दें कि उनको एटलीस्ट हमको इंपोर्ट ना करना पड़ा। सेमीकंडक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग से अभी बहुत दूर हैं, शायद 10 साल दूर हैं, पर हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीएसएमसी ऐसी कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार है। तो हमें चाहिए डिजाइन कंपनीज, पैकेजिंग कंपनीज, जो टाटा, सीजी पावर और ये सब प्लांट लगा रहे हैं और ये गेम चेंजर होंगे। अभी लोगों को नहीं मालूम है कि नहीं दिख रहा है, पर 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट कि इंडिया में सेमीकंडक्टर पैकेज हो रहे हैं, इंडिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन हो रहे हैं। तो अभी जो हम चाइना से मंगाते हैं वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन है, ईएमएस प्लेयर्स हैं, फिर उसके उसी तरह के जो भी चीज मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सिंपल एक टारगेट मार्केट है कि क्या है जो चाइना से आता है, जो $1.5 का, एक 80 रुपए का, 100 रुपए का सेमीकंडक्टर है, सेंसर है जो गाड़ी में लग रहा है, उसको कौन सी कंपनी इंडिया में बना रही है। तो आप असेंबली से बात शुरू हुई, वो बात मैं मानता हूं कि अभी हम ईवी के जो बैटरीज है वो भी असेंबल कर रहे हैं। अभी हम जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसको अब पैकेज करना शुरू करेंगे और काफी चीजें हैं जो हमारे पीवी सेल्स हैं जो सोलर इंडस्ट्री यूज करती है, उसको भी हम असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। पर वो एक साइकिल का फर्स्ट स्टेज है, वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा। बिल्कुल अच्छा है, आपने एक अलग एक पर्सपेक्टिव दिया, एक होप दिया कि मैन्युफैक्चरिंग में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे। एज आए तो मैन्युफैक्चरिंग में एक वक्त लगता है। मैं हमारे पास थोड़ा सा समय की कमी है, ब्रेक पे जा रहा हूँ। ब्रेक पे आता हूँ तो मैं जसप्रीत जी के पास जाऊँगा, बातचीत को आगे बढ़ाऊँगा, कहीं जाएगा नहीं। लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। मैन्युफैक्चरिंग में अगर थोड़ा सा सेक्टोरल कोई आपने कोई रिसर्च किया हो, कोई आपने गौर किया हो? जी, हमारे जो मॉडल पोर्टफोलियो है उसमें सारे जो ईएमएस प्लेयर्स हैं जब से वो लिस्ट हुए तब से हैं। डिक्सन, ये मेरे बाय रिकमेंडेशन नहीं है, मॉडल पोर्टफोलियो में है तो इसमें बात कर सकता हूँ। केन्स है, सिरमा एसजीएस है, और ऐसी कंपनीज हैं जो ग्रो कर रही हैं। जब हमने डिक्सन ऐड किया था उसका मार्केट कैप 6-7 हजार करोड़ का था, अभी वो 1 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो वो कैसे हो गया? कैसे एक कंपनी जो कहीं पे नहीं थी, पीएलआई के स्कीम के थ्रू, गवर्नमेंट के सपोर्ट से इस लेवल पे आ गई कि अब वो एक ग्लोबल लेवल की कंपनी बन रही है, ओडीएम बन रही है, जो डिजाइन भी कर रही है प्रोडक्ट्स। उसी तरह सिरमा है, उसी तरह केन्स है जो अब सेमीकंडक्टर्स में एंट्री कर रहे हैं। तो एक जो सरकार का बड़ा क्लियर डायरेक्शन है, जो लक्ष्मण जी मैंने देखा कि जो आत्मनिर्भर भारत से जो शुरू हुआ कि हम जो भी चीज इंपोर्ट कर रहे हैं, जो हमको इंपोर्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे बेसिक कंपोनेंट्स हैं, स्मॉल इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, उनको प्रमोट करें, उनको हम बढ़ावा दें कि उनको एटलीस्ट हमको इंपोर्ट ना करना पड़ा। सेमीकंडक्टर में हम मैन्युफैक्चरिंग से अभी बहुत दूर हैं, शायद 10 साल दूर हैं, पर हमको मैन्युफैक्चरिंग में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि टीएसएमसी ऐसी कंपनी ऑलरेडी मैन्युफैक्चरिंग करने को तैयार है। तो हमें चाहिए डिजाइन कंपनीज, पैकेजिंग कंपनीज, जो टाटा, सीजी पावर और ये सब प्लांट लगा रहे हैं और ये गेम चेंजर होंगे। अभी लोगों को नहीं मालूम है कि नहीं दिख रहा है, पर 2 साल, 3 साल, 4 साल में आप देखेंगे इसका इम्पैक्ट कि इंडिया में सेमीकंडक्टर पैकेज हो रहे हैं, इंडिया में सेमीकंडक्टर डिजाइन हो रहे हैं। तो अभी जो हम चाइना से मंगाते हैं वो ऑटोमेटिकली कम होगा। तो जो मैन्युफैक्चरिंग रेवोल्यूशन है, ईएमएस प्लेयर्स हैं, फिर उसके उसी तरह के जो भी चीज मैं कह रहा हूँ, इन्वेस्टर्स के लिए एक बड़ा सिंपल एक टारगेट मार्केट है कि क्या है जो चाइना से आता है, जो $1.5 का, एक 80 रुपए का, 100 रुपए का सेमीकंडक्टर है, सेंसर है जो गाड़ी में लग रहा है, उसको कौन सी कंपनी इंडिया में बना रही है। तो आप असेंबली से बात शुरू हुई, वो बात मैं मानता हूं कि अभी हम ईवी के जो बैटरीज है वो भी असेंबल कर रहे हैं। अभी हम जो सेमीकंडक्टर्स हैं उसको अब पैकेज करना शुरू करेंगे और काफी चीजें हैं जो हमारे पीवी सेल्स हैं जो सोलर इंडस्ट्री यूज करती है, उसको भी हम असेंबल कर रहे हैं, मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। पर वो एक साइकिल का फर्स्ट स्टेज है, वो नेक्स्ट स्टेज में जाएगा मैन्युफैक्चरिंग की तरफ। तो मैन्युफैक्चरिंग में ही आएगा। बिल्कुल अच्छा है, आपने एक अलग एक पर्सपेक्टिव दिया, एक होप दिया कि मैन्युफैक्चरिंग में है, थोड़ा सा टाइम लगेगा वहाँ पे। एज आए तो मैन्युफैक्चरिंग में एक वक्त लगता है। मैं हमारे पास
थोड़ा सा समय की कमी है, ब्रेक पे जा रहा हूँ, ब्रेक पे आता हूँ तो मैं जसप्रीत जी के पास जाऊँगा, बातचीत को आगे बढ़ाऊँगा, कहीं जाएगा नहीं, लौटते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। अक्षय तृतीयेच्या शुभ मुहूर्तानिमित्त खास ऑफर, सोने आणि चांदीच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर 15% सूट आणि हिऱ्यांच्या दागिन्यांच्या मजुरीवर 50% सूट। वामन हरिपेठे ज्वेलर्स, सोनेरी क्षणांचे सोबती। Clear vision is the key to success. That's why for my vision, I trust only Essilor. Crizal shields your lenses from scratches, smudges, and your eyes from UV rays. #1 in spectacle lenses worldwide. Essilor. जियो होम लगाओगी ना तो पुराना टीवी भी स्मार्ट हो जाएगा। दादी की मानो और अपने टीवी को स्मार्ट टीवी बनाओ, पाओ अनलिमिटेड वाईफाई, लाइव टीवी, OTT गेम्स और कंप्यूटर भी। मैदान में हीरो, टेक में जीरो। अरे अपग्रेड योरसेल्फ। जियो हो, जियो मोर। झंझनाहट से जल्द आराम पाएं सेंसोडाइन रैपिड रिलीफ के साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। हम लोग चर्चा कर रहे हैं शेयर बाजार के ऊपर कि जिस तरीके से भारत पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव को लेकर एक आशंका जताई जा रही थी, बाजार उसको कितना गंभीरता से ले रहा है और बाकी कई सारे पहलू हम लोग अब तक ये भी देखे कि यूएस के साथ ट्रेड डील को लेकर जो बातचीत थी उसको बाजार किस तरीके से ले रहा है। अब एक मुद्दा जसप्रीत सिंह आपके पास मैं लेके आना चाहता हूँ कि पिछले कई हफ्तों से या कहें कई महीनों से चर्चा ये चल रही थी कि आखिर सेक्टर के हिसाब से देखें तो कहाँ जाएं। तो बहुत सारे लोग सहमति जता रहे थे, आप भी कई बार हमारे शो में रहे भी हैं कि BFSI सेक्टर में रहा जाए, बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर बड़ा अच्छा काम कर रहा है जी, IT सेक्टर से भी दूर रहने का समय है। लेकिन अब जो देखने की हालत आ रही है, स्थिति तुलनात्मक अध्ययन करें बैंकिंग और IT में, तो अब लगता है कि IT चल पड़ा है, बैंकिंग थोड़ा सुस्त पड़ा है, ऐसा है क्या? लक्ष्मण जी, वो शायद कुछ दिनों की बात होगी और इन पर्टिकुलर शायद आज का दिन वैसा रहा होगा, बट ओवरऑल मोमेंटम जो बात करें, चाहे आप एक हफ्ते का देखें तो IT सेक्टर का 6% प्लस ये है, ग्रोथ है, और बैंकिंग का 0.5 के आसपास है, इसीलिए मैंने सवाल पूछा आपसे। एनीवे, आप कह रहे हैं अपनी राय रखें। हाँ, ओके, नहीं, वो बाउंस बैक रैली जरूर है और उसमें उसका रीजन ऑब्वियसली ये भी था कि वो ट्रम्प साहब को कमेंट करते हैं कि हम तो हटा देंगे अपने फेड गवर्नर को और फिर हम इंटरेस्ट रेट, सो व्हाट हैपेंड, राइट? उन्होंने पुल बैक किया स्टेटमेंट एंड नैस्डैक में रैली वापस आई एंड ऑब्वियसली IT stocks have bounced back and companies like HCL Tech, Persistent, results अच्छे आए हैं, outlook decent है, right? उतना कोई negative नहीं है and काफी built in था, valuation was always supportive, right? तो वो उसके चक्कर में there is a big bounce back जो हुआ है पिछले 3-4 दिनों में। बट ओवरऑल अगर आप थोड़ा लॉन्ग टर्म देखेंगे, पिछले 3, 6, 12 मंथ्स का जो मोमेंटम बना है बैंकिंग सेक्टर का, ओवरऑल BFSI सेक्टर का, एंड उसके पीछे की जो फंडामेंटल रीजन है कि 12-13% की ग्रोथ है, क्रेडिट ग्रोथ है, NPA लेवल्स आर एट रीजनेबल लेवल्स एंड RBI इज डूइंग लिक्विडिटी मेजर्स, रेपो रेट कट्स कर रही है, आगे और होने 50-75 बिप्स। तो ये सब कीपिंग ऑल एंड वैल्यूएशन सपोर्ट है अभी भी वहां पे। लॉन्ग टर्म आप 10 ईयर एवरेज लेंगे, अभी भी 15-20-25% का लोअर प्राइस टू बुक वैल्यूएशंस मिल रहे हैं, ऑब्वियसली सिलेक्टिवली, हर जगह नहीं है। तो कीपिंग ऑल दीज थिंग्स माइंड, आई थिंक द बिटवीन द टू banking sector seems to be a clear winner from the banking sector clear, from the heavyweights and बाकी और कुछ सेक्टर्स हैं, कंज्यूमर, डिस्क्रिशनरी, फार्मास्यूटिकल्स, आई थिंक वो और हैं जो। लेकिन इन दोनों में आपको IT और बैंकिंग में आपको बैंकिंग ज़्यादा अच्छा लग रहा है। अगर बैंकिंग अच्छा लग रहा है तो इसमें अभय अग्रवाल साहब, मैं आपसे थोड़ा सा राय ले लूँ। जो बैंकिंग में मैंने देखा कि जो प्राइवेट बैंक है वो ठीक ठाक आगे निकल चुके हैं, सरकारी बैंक है जिसमें अभी भी वो रैली आनी बाकी है। तो किसी को एंटर करना हो अभी तो कहाँ जाए, सरकारी बैंक को चुनो कि नहीं प्राइवेट बैंक पे रहना ज़्यादा सही है? मैं कहूँगा जहाँ पे अपना बैंक अकाउंट या बैंक ट्रांजैक्शंस करते हैं उन्हीं को फेवर करें, क्योंकि मैंने देखा है कि आजकल आसपास जो बैंक ज़्यादा दिख रहे हैं वहाँ फेवर करें।
जिस बैंक में बिजनेस करते हैं, मुझे लगता है कि जो सरकारी बैंकों का अपना फायदा है, बैंक ब्रांच नेटवर्क बहुत अच्छा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम है, पर जो उनका कॉस्ट इनकम रेशियो देखें तो वो इतना अच्छा नहीं है। प्राइवेट सेक्टर बैंक से उनका कॉस्ट पे फोकस रहता है, और तो इसलिए मेरी एडवाइस ये रहेगी कि प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, और उसमें काफी बड़ा यूनिवर्स है, उसमें अपॉर्चुनिटीज ढूंढें। अभी काफी एक सेगमेंट है स्मॉल फाइनेंस बैंक्स का जो पिटा है पिछले साल भर में, तो मुझे लगता है कि वो एक सेगमेंट है जिसमें अच्छी अपॉर्चुनिटीज हैं इन्वेस्टर्स के लिए। आईटी सेक्टर को लेकर क्या राय रखते हैं? ये आईटी आपने बाउंस अभी बैक आया है। नहीं, ये बाउंस बैक मुझे लगता है टेक्निकल बाउंस है। आप देखिए आईटी का जो 46,000 का जो आईटी कैप का, आईटी इंडस्ट्री का जो इंडेक्स लेवल पे टॉप बना था पिछले साल, उससे अभी हम हैं 36,000 पे, 35,000 पे, तो करीब 20% का डाउनफॉल है फ्रॉम हाई, और वो एक थोड़ा एक बाउंस आया है जिसने उसको रिकवर किया है। और जो बैंक इंडेक्स है, डिस्पाइट जो आपने पिछले हफ्ते की जो कहा उसकी बात करी, पर फिर भी वो ऑल टाइम हाई के आसपास है, 54,000 पे बैंक निफ्टी है, जबकि ऑल टाइम हाई 56,000 है। तो एक हफ्ते की आप बात छोड़ दीजिए, उसका आई थिंक वो बहुत शॉर्ट टर्म है मार्केट में एक व्यू बनाने के लिए। मेरा व्यू है कि आईटी सर्विसेज हमारी सर्विसेज कंपनी है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि लक्ष्मण जी, हमारी जो कंपनीज हैं वो अभी भी टाइम एंड मटेरियल और लेबर मॉडल पे चल रही है, जबकि पूरी दुनिया का बिजनेस जो है वो चेंज हो गया है। न्यू टेक्नोलॉजीज, इनोवेशन, एआई, एमएल, और उसके ऊपर भी जो अब आगे नई टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, तो वो एक हमारा मॉडल चेंज नहीं हुआ है, और उसकी वजह से ग्रोथ और मार्जिन दोनों अंडर प्रेशर हैं। और जो मल्टीपल्स हैं हमारी आईटी सर्विसेज कंपनीज के, वो अभी भी 25 टाइम, 20 टाइम, 25 टाइम के आसपास हैं, जो मुझे लगता है कि जो कंपनी खुद गाइड कर रही है कि उसका ग्रोथ 0 से 2% होगा, उसको कैसे 20 टाइम, 25 टाइम का मल्टीपल दिया जाए, वो मुझे ठीक नहीं लगता। तो मुझे लगता है कि जब तक इनकी कमेंट्री इंप्रूव नहीं होती है, जब तक ये अपना कॉस्ट स्ट्रक्चर कम नहीं करते हैं, प्रॉफिट्स नहीं बढ़ाते हैं, नई टेक्नोलॉजीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं, तब तक ये पूरा जो सेक्टर है आईटी सेक्टर, ये अंडर प्रेशर रहेगा। अंडर प्रेशर रहेगा। सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपको भी लगता है कि आईटी सेक्टर से दूर रहा जाए? नहीं, मेरा एक थोड़ा कॉन्ट्रा व्यू है यहाँ पर, और मैं सिंपल सी बात बताता हूँ आपको। FIIs बहुत महीनों से इंडिया को बेचा है उन्होंने, ये लास्ट वीक ऑफ मार्च को छोड़कर अब अप्रैल में उन्होंने वापसी की है, बट डोमेस्टिक फंड नहीं खरीद रहे हैं। इंडियन मार्केट का उछाल अगर ये 3-4 महीने को छोड़े, जहाँ पे थोड़ी अनसर्टेनिटी है, टैरिफ की प्रॉब्लम है, उसके बाद BTA साइन करने के बाद FIIs को इंडिया के अलावा कोई और मार्केट में दिलचस्पी नहीं आई, क्योंकि एक है वीकनिंग डॉलर, दूसरी है ड्रॉपिंग ऑयल प्राइसेस। ये दोनों इंडिया के लिए बहुत पॉजिटिव फैक्टर्स है। और जब FIIs वापसी करेंगे तो वहाँ जो पैसिव फ्लोस आएंगे ना, उसमें आपको डेफिनेटली बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज और आईटी का हिस्सा होगा। तो मेरे ख्याल में एज लॉन्ग एज नेगेटिव सरप्राइजेस कुछ नहीं आने देंगे ना, तो डेफिनेटली यहाँ पर बाइंग कैपेसिटी FIIs की वापसी में दिखेगी। तो मेरे लिए आईटी और BFSI दोनों में मैं निवेश रहने की सलाह दूंगा अब, क्योंकि अल्टीमेटली मार्केट की उछाल FIIs की वापसी के ऊपर ही बढ़ेगी, क्योंकि डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स आज कैश में हैं, क्योंकि अर्निंग सीजन नजदीक है। अगर वो बाई करेंगे तो सपोर्ट करेंगे मार्केट को बढ़ना है तो FIIs की बड़ी वापसी आनी है, और वो मुझे कुछ महीनों में दिख रही है BTA साइन करने के बाद। और तब आपको आईटी और BFSI में ही उनका होगा, क्योंकि इंडेक्स में उन्हीं का एक हिस्सा स्ट्रांग है, और आईटी का उनको कंफर्ट मिलता है क्योंकि बायर्स अमेरिका में है। तो जो भी डाउट होता है इमर्जिंग मार्केट के अंदर, उनको बायर से एक कंफर्मेशन आता है, तो एक कॉन्फिडेंस, उनकी ग्रोथ भले ही वो सिंगल डिजिट में हो, जो कॉन्फिडेंस उनको मिलती है ना, उसके कारण आगे। तो मैं एक थोड़ा कॉन्ट्रेरियन बेट यहाँ पर आईटी के बारे में कहूंगा। बैंकिंग में तो मेरी तो बुलिश ही नहीं है। नहीं, बैंकिंग में तो आप पिछले कई एपिसोड से आपने बैंकिंग में आपने कहा है कि वहाँ पे काफ़ी अच्छी संभावना है। आईटी में एक सवाल और पूछूं, फिर मैं अनुराग जी के पास जाऊँगा कि आईटी में अगर किसी को अभी एंटर करना हो तो आपको कहाँ अच्छा दिख रहा है? मिड कैप में चला जाए या फिर लार्ज कैप में चला जाए? क्योंकि अच्छे रिजल्ट के बावजूद लार्ज कैप, मिड कैप में अच्छे रिटर्न दिख नहीं रहा है, अच्छा रिएक्शन दिख नहीं रहा है मिड कैप में। लार्ज कैप में तब भी ठीक ठाक इम्पैक्ट दिख रहा है रिटर्न रिजल्ट का। मुझसे पूछ रही है? जी सुनील जी, आपसे पूछ रहा हूँ। सवाल मुझसे या अनुराग जी से? हाँ, सुनील सुब्रमण्यम साहब, आपसे सवाल पूछ रहा हूँ मैं। हेलो,
आवाज आ रही सुनील जी लगता है सुनील सुरनम साहब से मेरा ऑडियो की कोई दिक्कत हो रही है, उसको जरा ठीक करेंगे हम लोग। इस बीच अनुराग सिंह साहब आपके पास चलूंगा यही सवाल लेकर के। आईटी पर आपका व्यू क्या है? आप भी सुनील सुरनम साहब के साथ हैं या फिर अभय अग्रवाल साहब के साथ हैं? नहीं, मैं सबके साथ हूँ। नजरिया देखिए सिर्फ ऐसा है और देखिए हम लोग तो सभी मित्र हैं आपस में, लेकिन बात करते रहते हैं, लेकिन मैं सब में पॉजिटिव हूँ। देखिए मुझे बैंक्स और फाइनेंशियल सर्विसेज अच्छे लगते हैं, मुझे आईटी भी अच्छा लगता है, मुझे एफएमसीजी भी अच्छा लगता है। मुझे उस बेसिक इंडिया का मार्केट क्या है लक्ष्मण जी, 80% मार्केट यही है, बैंक्स हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज, जो कि कोई भी ग्रोइंग इकोनॉमी में जरूरत है। देर सवेर आती है। मैं तो 3-4 साल से कह रहा हूँ, वो बैंक्स जो अब चलने शुरू हुए हैं, हम तो हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं उनमें, इनसे निकलने की। लेकिन प्राइवेट बैंक्स, सरकारी बैंक्स नहीं, प्राइवेट बैंक्स, ओनली प्राइवेट अच्छा, लेकिन एक बैंक्स, चीज़ बताइए कि आगे अपनी बात पूरी करिएगा, लेकिन आपने जो ये कहा कि हम उसमें हमेशा इन्वेस्टेड रहते हैं, अब चलने शुरू किए हैं, तो 3-4 साल तक जब चलता है तो आपको मन में ये नहीं होता कहाँ फंस गया, पैसा निकाले कहीं और लगा दिया जाए, वो तो चल ही नहीं रहा है? ऐसा होता है? कोई फीलिंग आती है कि नहीं आपको? हम निवेशकों को आती है कई बार। हाँ, तो लक्ष्मण जी, उस पर आपकी फिलॉसफी क्या है इन्वेस्टमेंट की, उस पर निर्भर करता है, राइट। और पोर्टफोलियो में एलोकेशन क्या है, राइट। एक तो आपकी अगर आपकी फिलॉसफी वही है कि मैंने मोमेंटम खेलना है, तो फिर आप वो उसको कर सकते हैं। लेकिन एक स्टेबल पोर्टफोलियो में एक कोर पोर्टफोलियो की जगह होती है, जहां पर इन इन बैंक्स की और बाकायदा उसमें जगह है। अब आप उसको हर बार कहते ही हैं कि टाइमिंग नहीं कर सकते, तो आप उसको ये टाइम नहीं कर सकते कि अब चल रहा है कि नहीं चल रहा है। एज लॉन्ग एज सेक्टर की स्टोरी लॉन्ग टर्म कायम है, तो आपको उसमें टिके रहना चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म एवरेजेस में हम बिलीव करते हैं, वो आएंगे। अगर कोई ऐसा धुरंधर है, हालांकि मैं इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी के ऊपर आपसे मैं अलग से एक बातचीत हम लोग करेंगे, ये लंबी बातचीत होगी, इंटरेस्टिंग बातचीत होगी, लेकिन आईटी और बैंकिंग में जो हम लोग बातचीत चले तो उस पर अपनी बात को पूरी करिए आप। तो देखिए, बैंक्स नॉमिनल ग्रोथ है इंडिया की जीडीपी की 10%, बैंक्स आपको 10 से 12% अर्निंग ग्रोथ देते रहेंगे। मार्केट उसको कब वैल्यू करता है, वो डिपेंड करता है कि फ्लोज कहाँ पर आते हैं। अब ये पिछले 3-4 साल में जो खेल चल रहे थे, वो सब पीएसयूज और इंफ्रा एंड अदर जगह पे चल रहे थे, वो खेल अब खत्म हो गए मेरे हिसाब से। नहीं है तो हो जाएंगे, क्योंकि वो स्टोरी नहीं है कोर स्टोरी इंडिया की यहाँ पर है। बैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी सर्विस, तो मैं मानता हूँ वो अच्छा चल रहा है, वो स्टोरी चलेगी। और एआई भी आ गया तो कंपनी मैन पावर कम कर देंगी, लेकिन कंपनीज की प्रॉफिटेबिलिटी कायम रहेगी। इन कंपनीज की बहुत ताकत है, ये अब छोटी मोटी कंपनीज नहीं है। टीसीएस 25-30 बिलियन की कंपनीज सब बन चुकी हैं ये। और एक्सेंचर का अगर मैं अंदाजा लगाऊं आपको, तो 60-65 बिलियन है। तो ये कंपनीज अब उस साइज में है कि इनका अच्छा खासा रुतबा है, तो ये अपनी रीच और प्रॉफिटेबिलिटी को हिट नहीं होने देंगे। वो एक डिफरेंट इशू है कि ये कम मैन पावर से काम चलाएंगे, ठीक है, दैट्स अ वेरी डिफरेंट इशू। एफएमसीजीज अगेन वेरी पावरफुल। अब अगर अभय जी की एक छोटी सी बात है कि अगर हम वैल्यूएशंस देखें, तो ये हमें मानना पड़ेगा, क्योंकि इंडियन मार्केट डोमेस्टिक फंड्स पर चलता है। एक एप्पल का वैल्यूएशन और टीसीएस का वैल्यूएशन मल्टीपल बराबर ही चलता है, दोनों के इनोवेशन में बहुत अंतर है, लेकिन लोकल मार्केट के हिसाब से बाइंग सेलिंग चलती है। ऐसे तो यूनिलीवर यहाँ पर 25 के मल्टीपल पर मिलता है, लेकिन इंडिया में आप उसको 80-90 पे खरीदते हैं। सेम विद नेस्ले, राइट। तो वो एक लोकल फैक्टर्स जिसमें हैं वो आते हैं हर मार्केट में। इस तरह से तो हम कुछ भी नहीं खरीद पाएंगे ऐसे चलेंगे तो। लेकिन वी हैव टू सी डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी, कि मार्केट उसको क्या मल्टीपल देता है। तो बैंक्स, आईटी, एफएमसीजी सब स्टेबल है। ये टाइम है कि अब इन बेसिक्स पे वापस आया जाए, क्योंकि ग्रोथ स्टोरी इंडिया की चाहे धीमे लेकिन यहीं पर चल रही है, और धीमे भी नहीं चल रही है। अब तो कहूंगा कि मैं कंपेयर टू द वर्ल्ड बहुत अच्छी चल रही है। आसपास के जो खेल हैं, ये पीएसयू बैंक्स और ये सब, ये स्टोरियों ने अगर इंडिया को ग्रेट बनाना होता, तो हम आज ही विकसित भारत बन चुके होते 2025 में। दुख यही होता है लक्ष्मण जी कि हमने ये पीएसयूज को निजात 1991 में निजात पा लिया होता, लेकिन अगर हमारा सिस्टम इनको लेट गो करने दे तब तो, और आज तक हम इनको झेल रहे हैं। अब यह है कि सरकार इस पे अगर आपकी बात मान लेगी ना, तो सरकार को सत्ता से निजात पाना पड़ जाएगा। समस्या ये है। करेक्ट, बिल्कुल, आपने पते की बात कह दी। तो देयर इज अ कॉस्ट। दिस इज एग्जैक्टली द पॉइंट आई वाज सेइंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग। मैं एग्जैक्टली यही बात कह रहा था कि इंटरनली द डीप स्टेट डजंट वांट रियली कि इसी में अगर आना है तो आ जाओ, हम थोड़ा इंसेंटिव दे देंगे, लेकिन डोंट टेल मी कि हमें सिस्टम चेंज करना है। बट जो स्टोरी वो आपने सही कहा।
उसमें एक दिक्कत, अब लेबर रिफॉर्म को लेकर के कोड पास हुए, बिल पास हुए, कई महीने हो गए, साल से ज़्यादा हो गए, लेकिन इम्प्लीमेंट नहीं हुआ क्योंकि पॉलिटिकली सेंसिटिव इशू है, उस पर जल्दी कोई हाथ डालना नहीं चाहता। हालांकि चाइना से कंपेयर करते हैं तो अनुराग जी एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, चाइना का खौफ इतना ज़्यादा है चोरी के मामले में कि बड़ी बड़ी कंपनियां पेटेंट नहीं कराती है, पेटेंट कराएंगे चाइना फटाक से चोरी करके हमारा सामान बना लेगा। तो ये स्थिति हो गई। इंडिया कम से कम वो काम अभी नहीं करता है। चाइना में लेबर लॉ जैसी कोई चीज़ है नहीं, वो इंडिया नहीं करता है, जो शायद कभी करेगा भी ना, तो ग्लोबल कंप्लायंस उसको अलाउ करता है। कुछ कह रहे हैं अनुराग जी? बिगेस्ट आई वुड से इज जुडिशियल रिफॉर्म्स। आज इकोनॉमी को 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी सोचना है तो ये जुडिशरी ऐसे नहीं काम कर सकती जैसे आज काम करती है। नहीं तो फिर जिस कंट्री में लॉ ही नहीं है, जस्टिस ही नहीं है, तो फिर क्या है कंट्री में? तो वो एक रिफॉर्म्स करने की जरूरत है। बाकी बहरहाल बाकी सब चीजें चलती रहेंगी, जो स्टोरी चल रही है उन पे लगाएं पैसे और खुश रहें। रहती है। शो का समय चूंकि कम है, सुनील सोनम साहब से बातचीत पूरी हो नहीं पाई थी। सुनील जी, आपके पास में आया तो था ये पूछने के लिए कि आईटी बीएफएसआई में कहाँ जाएं। आपने बात की लेकिन अधूरी बात रह गई, लेकिन यहाँ पे अलग अलग राय निकल कर सामने आई है। अगर अपनी बात को फिर से आप रखें कि आईटी में जाएं कि ना जाएं, इसको लेके कंट्राव्यू निकल के आ रहा था। जैसे मैंने अभी जो एंड में सुना था अनुराग जी, वो सहमत थे मेरी आईटी कॉल से, तो कंट्राव्यू नहीं था इधर। शायद उनका भी था कि आईटी और दूसरे कॉम्प्लीमेंट कर रहे थे, रहना कॉम्प्लीमेंट ही कर रहे थे, और मैं वही सहमत हूँ। आपने शायद लार्ज कैप और मिड कैप, देखिए लार्ज कैप में सपोर्ट है, जैसे उन्होंने कहा कि उनकी प्रॉफिटेबिलिटी कायम रहेगी, भले ही ज्यादा बढ़ेंगी नहीं मगर कायम रहेगी। मगर मिड एंड कैप में एक इनोवेशन के कारण एआई कंसल्टिंग में शायद वो आगे बढ़ सकते हैं और ग्रोथ भी दिखा सकते हैं। तो गिने चुने कंपनी को चुनना चाहिए, ऐसा नहीं कि मिड कैप आईटी इंडेक्स को खरीदा। मगर देयर आर स्पेसिफिक कंपनीज जो कि एआई का पॉजिटिव एडवांटेज उठाकर एआई कंसल्टिंग में जाके कंपनीज जो है वो खरीद रहे हैं आईटी सर्विसेज, उनमें बदलाव ला सकते हैं। तो जरूर मेरे लिए वो एक पॉजिटिव अप्रोच रहेगा आईटी के अंदर। तो मेरा हालांकि आईटी कंपनियों को लेकर उत्साह जो है हमारे एनालिस्ट को ही दिख रहा है, आपको दिख रहा है सुनील जी, कंपनियों में उत्साह दिख नहीं रहा है। जो आउटलुक दे रहे हैं वो लोग तो बड़ा सहम के बड़ा ही हेज करके दे रहे हैं, मतलब उनको लगता है कि पता नहीं क्लैरिटी बहुत आ नहीं रही। खैर इस पर हम लोग डिटेल में डिबेट कर सकते हैं, क्योंकि समय काफी कम है, तो डिबेट को एक खत्म करना पड़ेगा। आप सही मेहमानों का एक चीज फाइनल में कहूंगा कि आईटी कंपनीज बहुत वेल वर्स्ड है एनालिस्ट एक्सपेक्टेशन को मैनेज करने में, तो वो अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवर, इसलिए हर बार वो 2-3% ऐसी बात अंडर प्रॉमिस करके ओवर डिलीवरी करना चाहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि समय कम है। सुनील जी, मुझे आपको बीच में रोकना पड़ेगा, माफी चाहूंगा मैं, शो को यहीं खत्म करना होगा। आप सही मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे शो में जुड़ने के लिए। आवाज अड्डा फिलहाल इतना ही, देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।